Dear students, a very wonderful good morning to all of you. In our today's lecture, we are going to get knowledge about the theme of the novel Pride and Prejudice. You have done first 3 questions of this novel, and in our today's lecture, we will learn about its theme. As you know, there are many families in it: the Bennets, the Lucases, the Bingleys, the Darcys. All these families are busy in their dinners. They are paying visits to each other. They are arranging balls. Balls means parties. And Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, and Lydia, they are the daughters of Bennet family. So dear students, let's start our theme of this novel. Jane Austen is the writer of this novel. So Jane Austen writes about 2 or 3 families in a country village. Jane Austen ने country village की 2 से 3 families के बारे में इस novel में लिखा है. The novel Pride and Prejudice deals with the domestic aspirations of the Bennets, the Lucases, the Bingleys, and the Darcys, who are giving dinners, paying visits, or arranging balls. Pride and Prejudice novel में जेन ऑस्टन ने बेनेट फैमिली, लुकासिस फैमिली, बिंगलेस और डार्सी फैमिली के घरेलू एस्पायरेशंस, घरेलू उम्मीदें हैं, जो जैसे कि वो एक दूसरे के घर पे डिनर के लिए जाते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे के घर पे आते जाते रहते हैं और बॉल्स अरेंज करते रहते हैं, उन सभी के बारे में इस नॉवल में बताया गया है. ये नॉवल इन सभी फैमिलीज के इन सभी फीचर्स को डिफाइन करता है. देयर इज नो पैशनेट लव अफेयर इन हर नॉवल. उसके नॉवल में जज्बाती पैशनेट लव अफेयर नहीं है. एट द मोस्ट देयर माइट बी एन इलोपमेंट. कुछ हद तक इसमें एक सीन ऐसा भी है जहां पे लीडिया बिकम के साथ भाग जाती है. इलोपमेंट मीन्स भाग जाना. Apparently, Pride and Prejudice is concerned with the theme of husband hunting. साफ साफ अगर बात की जाए इस नॉवल की थीम के बारे में, इस नॉवल की थीम जो है, मेन विषय जो है, वो हस्बैंड हॉन्टिंग मीन्स अपनी लड़कियों के लिए, अपने लिए परफेक्ट पति ढूंढना है. इस नॉवल का मेन थीम जो है, मेन उद्देश्य जो है. The chief aim of Mrs. Bennet is to get suitable matches for her 5 marriageable daughters. मुख्य उद्देश्य मिसेस बेनेट का क्या है? अपनी इन 5 लड़कियों के लिए योग्य पति ढूंढना. The Lucas family is also faced with the same problem of getting a suitable match for their plain daughter, Charlotte Lucas. लुकास फैमिली की भी सेम प्रॉब्लम है. वो भी अपनी बेटी चार्लेट लुकास के लिए वैसा ही पति चाहते हैं. मिस बिंगले इज ईगर टू सिक्योर डार्सीज हैंड फॉर हरसेल्फ. अभी यहाँ पे जो मिस बिंगले है, वो डार्सी को अपने लिए चूज कर लेती है. वो अपने लिए डार्सी को परफेक्ट मानती है. Lady Catherine is equally interested in her daughter's marriage with Darcy. अभी जो लेडी कैथरीन है, वो डार्सी को अपनी बेटी के लिए सुइटेबल मानती है. Thus the action of the novel is focused on the efforts of ladies either to secure suitable husbands for their daughters or for themselves. इन सभी एक्शन से नॉवल की केंद्र बिंदु मालूम होता है कि कैसे ये सभी औरतें कोशिश करती है अपने लिए या अपनी बेटियों के लिए परफेक्ट, सुइटेबल, उचित पति ढूंढने के लिए, रिजर्व करने के लिए, सिक्योर करने के लिए. Jane Austen is interested in discussing the importance of marrying where there is intellectual
अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। जेन ऑस्टन के नॉवल में पैशनेट लव के बारे में नहीं बताया गया। उसके नॉवल का मेन उद्देश्य, मेन विषय इन लेडीज के द्वारा सुइटेबल पति ढूंढना है, परंतु यहाँ पे जेन ऑस्टन मैरिज की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना चाहती है। अगर उस मैरिज में बौद्धिक समझदारी है और जज्बाती एडजस्टमेंट है, तो उस मैरिड लाइफ के बारे में वो डिफाइन करने में इंटरेस्टेड है। इट इज नॉट गुड टू मैरी फॉर द सेक ऑफ स्किन डीप ब्यूटी एंड द अट्रैक्शन ऑफ मनी। वो इस बात के अगेंस्ट है, वो इस बात को अच्छा नहीं मानती कि अगर हम सिर्फ फेस की ब्यूटी के लिए, जहाँ पैसे की इम्पोर्टेंस के लिए, कि उसके पास पैसा ज्यादा है, इस बात के लिए अगर मैरिज की जाए तो ये बात अच्छी नहीं है। Mrs. Bennet marries for the Mr. Bennet marries for beauty and for good looks, but soon gets disappointed with marriage because his wife has a weak understanding and an illiberal mind. अभी वही बात आ गई ना कि मिस्टर बेनेट जो है, इन लड़कियों का जो पिता है, उसने किसके लिए मैरिज की थी? सिर्फ फेस की, सिर्फ शरीर की सुंदरता के लिए उसने मैरिज की, और जल्दी ही वो डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी, मिसेस बेनेट जो थी, वो मूर्ख थी, उसमें अंडरस्टैंडिंग तिल भर भी नहीं थी, और उसका माइंड जो था वो भी इलिबरल था। Her tastes are also vulgar. उसके काम जो थे, उसका जो टेस्ट था वो भी वल्गर था, भद्दा था। He begins to seek comfort in his liberty or in his walks. Mr. Bennet अपनी आजादी में आराम ढूंढता था और अपने टहलने में, अपनी वॉकिंग में। He becomes indifferent to his family. वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था, निखर गया था, सिर्फ अपने माइंड के स्टेटस में। फिजिकली उनसे अलग नहीं था, उनके साथ रह रहा था, परंतु अपने माइंड में, अपने मन ही मन में उसके विचार उसकी फैमिली से अलग हो चुके थे। His wife become a bundle of nervous. उसकी पत्नी उसके लिए बेचैनियों का बंडल बन गई थी। लव एंड रिस्पेक्ट डिसअपियर फ्रॉम देयर लाइफ. प्यार और सम्मान उनकी लाइफ से डिसअपियर हो चुका था, अलोप हो चुका था. चार्लेट लुकास नोज दैट कॉलिंस इन एन इनसफरेबल एस. चार्लेट लुकास जो थी वो जानती थी कि कॉलिंस जो है वो एक अच्छा आदमी नहीं है, बट शी एग्रीज टू मैरी हिम बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी. परंतु वो उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी और कॉलिंस जो था वो एक अमीर था. She too never finds real happiness in life. जैसे उसने भी पैसे के लिए उसे शादी की तो उसे भी ऑब्वियस है कि हैप्पीनेस लाइफ में नहीं मिली. He makes her feel humiliated by his stupid remarks. वो अपने stupid मूर्खतापूर्ण रिमार्क्स से, टिप्पणियों से उसको ह्यूमिलेट करता है. So she has a sigh of relief when he leaves the house. चार्लेट लुकास सुख की सांस लेती है जब वो उसका घर छोड़ देती है. लीडिया टू इज कैप्टिवेटेड बाय बिकम्स हैंडसमनेस. लीडिया एलिजाबेथ की सिस्टर, वो भी विक्रम के स्मार्टनेस से, विक्रम के सुंदर चेहरे से लोभित हो जाती है, कैप्टिवेटेड हो जाती है. ही इज एब्सोल्युटली अनप्रिंसिपल्ड. ऊपर से वो अनप्रिंसिपल्ड पर्सन है, उसके कोई भी रूल नहीं है, असूल नहीं है, लाइफ के रूल रेगुलेशंस नहीं है विक्रम के. फर्स्ट थर्ड लाइन में मैंने आपको बताया था एलोपमेंट ऑफ लीडिया एंड विक्रम. सो ही इज एब्सोल्युटली अनप्रिंसिपल्ड. He shifts from Elizabeth to Miss King to Lydia with ease. वो आसानी से एलिजाबेथ से मिस किंग और मिस किंग से लीडिया की ओर
अपना पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। बट लीडिया इग्नोर्स दिस फैक्ट, बट जो लीडिया है वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देती है, वो इसके बारे में सोचती नहीं है। एंड शी टू रुइंस हर लाइफ, इस तरह से वो अपनी लाइफ बर्बाद कर लेती है। The novel also brings out the effects of mismatched marriage on the emotional development of children. इस नॉवल के द्वारा अयोग्य मैरिज, बेजोड़ विवाह, इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू बच्चों की इमोशनल अटैचमेंट की वजह से होने वाले बेमेल विवाह के बारे में इस नॉवल में बताया गया है। If Mary, Kitty and Lydia are not able to cope up with the demands of life, the fault is that of their parents. अगर मैरी, किटी और लीडिया जो है जे अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते कि उनकी लाइफ की डिमांड क्या है, वो इस बारे में सोच नहीं सकते, तो इसमें कसूर उनका नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स का है। मिस्टर बेनेट इज इनडिफरेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल। मिस्टर बेनेट एक गैर जिम्मेवार आदमी है और उसका विचार जो है, उसका जो सोचने का तरीका है वो भी अलग था। मिसिस बेनेट इज स्टूपिड, उसकी वाइफ जो है, इन लड़कियों की माँ जो है वो भी मूर्ख है, स्टूपिड है। जेन ऑल्सो लैक्स इमोशनल मैच्योरिटी, जेन जो है इनकी बड़ी बहन, उसमें भी इमोशनल जज्बाती मैच्योरिटी नहीं आई उसमें। अभी बाकी बचा कौन? एलिजाबेथ हु इज सपोज्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड द बेस्ट ऑफ द लॉट barely escapes the ill effects. एलिजाबेथ जो है, जो हमें सबसे इंटेलिजेंट लगती है, समझदार लगती है, वही अपने आप को इन बुरे प्रभावों से बचाती है, एस्केप करती है। द नॉवल brings into play several little ironies of life dealing with the universal theme of marriage. इस नॉवल के जरिए इस नॉवल ने संसारिक रूप में होने वाली जो बेमेल शादी होती है उस पे तीखा कटाक्ष किया है कि कैसे पैसे को प्रेफरेंस देकर या फिर शारीरिक सुंदरता को प्रेफरेंस देकर पहले शादी कर ली जाती है और उसके बाद उसका जो सेटिस्फेक्शन होती है वो खत्म हो जाती है और फिर लाइफ में सिर्फ झगड़े और इनडिसिप्लिन एंड इनहैप्पीनेस बाकी बच जाती है और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बाकी रह जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस नॉवल इज अबाउट, द थीम ऑफ दिस नॉवल इज अबाउट मैरिज, universal marriage. So you will learn the theme of this novel. Thanks. Have a nice day.